हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू किए थे और यह 6th क्लास का साइंस बुक है जिसमें हम लोग 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और यह 6ठा चैप्टर है जिसका एक पार्ट हो चुका है और यह लंबा चैप्टर था इसलिए दूसरा पार्ट भी इसका बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास का जीव, हमारे आसपास के जीव। ठीक है, हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप एक में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतु की सूची बनाई। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव कौन है, सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाए जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष आरोह लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। इनमें कौन से सजीव हैं? अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव में समूहों में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा, उदाहरणतः हमारे घर की कुर्सी अथवा मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं हैं। पहेली एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कि कंप्लीट नॉनसेंस जो है यह छंद किसका है। ठीक है, यह बात आपको याद रखना है, एडवर्ड लियर द्वारा। ठीक है, एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस। ये क्वेश्चन भी आराम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है, यह एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट नॉनसेंस जो यह छंद है एडवर्ड लियर द्वारा रचित है। तो हम लोग छंद नहीं पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। पहेली और बूझों को कविता बहुत मज़ेदार लगी क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः यह न तो चल सकते हैं न बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जीव जंतु सजीव हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं किंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव कहते हैं। पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो। तो क्या इसका अर्थ है कि बादल सजीव है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव और सजीव में अंतर किस प्रकार करेंगे? क्या सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं? अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षणों के नाम लिखिए। अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि कौन कौन से लक्षण अन्य जंतुओं एवं पौधे में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण भी सजीव वस्तुओं में समान होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? इसे आप अब भी नहीं पहन सकते, क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए, आपको इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से
स्फुटित होकर चूजा मुर्गी का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे में भी वृद्धि है। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे अथवा नवजात हैं तो कुछ विकसित है। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह में पौधे को देखिए आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम देखिए अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं उसको हम रीडिंग इसलिए लगाते जा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब इम्पोर्टेंट हो जाएगा कुछ भी तो हम आपको नोट डाउन जरूर करवाएंगे, ठीक है। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते? जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर वायु बाहर निकलती है। श्वास लेना श्वास क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु का ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बने कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वास क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में प्रेक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाता है। उदर मतलब पेट की गति को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वह ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह सांस जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में प्रयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। क्या सभी सजीव उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहलते हैं तो आपके पैर में अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज़ धूप में आते हैं तो आपकी आँखें स्वतः कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती है जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उद्दीपन क्या है। अब आप समझ गए होंगे उद्दीपन क्या है। जैसे आपके आँख में कुछ पड़ जाए तो आपकी आँखें किस तरह से काम करती है। कांटा गड़ जाए तो कैसा होता है। अगर आप कुछ प्रिय व्यंजन देखते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसी को उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? क्या आप चिड़िया की और कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वह भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त करते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधे के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती है। यह पौधों में उद्दीपन की
प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्रियाकलाप 4 देखते हैं। एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधे का गमला रखिए। कुछ दिनों तक पौधे को नियमित जल देते रहें। क्या यह पौधा खुले स्थान पर रखे पौधे की तरह सीधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए कि यह किस ओर मुड़ता है। आपके विचार में यह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, तो यह किधर मुड़ेगा? जिधर सूरज की रोशनी आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि उधर उसको क्या है, सूरज की रोशनी लेना है, तो इसको क्या कहते हैं? यह उद्दीपन की ही प्रति अनुक्रिया है। सभी सजीव वस्तुएं परिवेश में होने वाली परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सजीवों में उत्सर्जन से सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करते। आहार का केवल कुछ ही भाग जीवों के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इससे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उसमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधे में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के घोंसले को देखा है? वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ शिशु निकालते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जिससे शिशु निकलते हैं, और कुछ जंतु शिशु जन्म देते हैं, मतलब कुछ अंडे देते हैं, कुछ शिशु जन्म देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं। हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण, आलू के कलिका वाला भाग से नए पौधे बनते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। कलम करना मतलब काट के, ठीक है। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? ठीक है। क्रियाकलाप 5 देखिए। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम कीजिए, ठीक है। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ यानी कि थोड़ा सा टहनी को काट लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं? कलम से पौधे बनाना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं तो निराश ना हो, ठीक है। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त कीजिए। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या सभी सजीव गति करते हैं? अध्याय 5 में हमने जंतुओं में गति की विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं, जैसे कि छुई मुई का प्लांट, ठीक है।
हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं, जैसे कार, बस, कागज़ का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसका उदाहरण है। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिसमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं, आकाश में चंद्रमा गति करता है, हमारे देखते देखते एक बादल का आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि इनमें सजीव के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। सामान्यतः हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीव के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनका हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। मतलब कुछ लक्षण तो आपको दिखाई दे सकता है निर्जीव में भी, जैसे कार चलता है लेकिन वह सांस नहीं लेता है, वह प्रजनन नहीं करता है, तो सारे लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या हम निर्जीवों में भी वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ ही लक्षण दिखाई देते हैं, सारे के सारे लक्षण नहीं दिखाई देंगे। इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण, मूंग के बीज के बारे में मूंग के बारे में क्या होता है? क्या यह निर्जीव है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, अथवा जीवन में कुछ भी अन्य लक्षण भी नहीं दिखाई देते। परंतु जब हम इन बीजों को मिट्टी में बोकर जल सिंचित करते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी, अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन नहीं हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे उन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए। क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो गर्मी की बोरी में जो गर्म लग रहा है, गेहूं की बोरी में जो हाथ डालने पर आपको गर्म लग रहा है, वह क्यों लग रहा है? क्योंकि वह श्वसन कर रहे हैं। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न, आखिर जीवन क्या है, इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपको यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ आगे दिए हुए हैं प्रमुख शब्द और सारांश, तो ये सब इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा है। आज नहीं, मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पहला तो हम लोग यह पढ़े थे कि नागफनी कहाँ होता है? मरुस्थल में होता है। और केजुराइन कहाँ होता है? समुद्री तट के पास, मतलब समुद्री तट पर होता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अनुकूलन और आवास हम लोग देख चुके थे। ऊँट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ऊँट के पैर लंबे क्यों होते हैं, ताकि उसको रेत की गर्मी शरीर पर ना लगे। मूत्र उत्सर्जन उसमें कम होता है, मल शुष्क होता है, पसीना नहीं आता है या कम आता है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग मछलियों के बारे में देखे थे कि उनके पास धारा रेखीय शरीर होता है, ठीक है, और जो उनके शरीर पर चिकने सल्क में बहुत सारे होते हैं, ढके होते हैं, जिससे उन्हें सुरक्षा प्रदान होती है और वह सुगम गति से चल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि उसमें पूँछ और पंख जो है वह चपटी होती है, ठीक है, पूँछ और पंख जो होती है वह कैसी होती है, चपटी होती है, जिससे उन्हें दिशा परिवर्तन करने में और संतुलन बनाए रखने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद अनुकूलन पता था हम लोगों को, आवास, स्थलीय आवास, जलीय आवास, जैव घटक और अजैव घटक। अजैव घटक में हम लोग याद रखे थे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी उसमें है, ठीक है। उसके बाद पर्यानुकूलन क्या है, पर्यावरण के अनुकूल। जब हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो थोड़ा दिन समय लगता है हम लोगों को वहाँ पर तेज़ गति से सांस लेने के लिए, तो उसको पर्यानुकूलन कहते हैं, ठीक है। चलिए मरुस्थल के जीवों के बारे में देखते हैं। मरुस्थल के जीव किस तरह के होते हैं, उसमें हम लोग ऊँट के बारे में तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन तो हम लोग देखे थे कि ऊँट का पैर लंबा हो जाता है, लेकिन चूहा और सांप कैसे रहते हैं, उसके पैर लंबे नहीं होते हैं गर्मी से बचने के लिए। वह ज़मीन के अंदर क्या होता है, भूमि के अंदर बिल बना लेते हैं और वह दिन के समय में उसी बिल में रहते हैं ताकि ठंडक रहे, और जब रात होता है तापमान कम होने पर वह बाहर निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद और कुछ देखे थे कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें या तो पत्तियाँ बहुत छोटी होती है, कम होती है, या पत्तियाँ होती ही नहीं है, या ऐसा होता है कि उसमें कांटे होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन कम होता है। नागफनी का जो पत्ता आप देखते हैं वो पत्ता नहीं होता है, वो क्या होता है, वो तना होता है, ठीक है। और उस नागफनी का जो तना होता है उसी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तने के ऊपर मोटी मोम की परत ढकी जाती है ताकि जल संरक्षित रह सके। उसके जो जड़ होते हैं वो बहुत गहराई तक होते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग देखे थे कि जो यहाँ पर हम लोग देखे थे पर्वतीय क्षेत्र में जंतु नहीं, यहाँ वृक्ष के बारे में देखते हैं। सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, मतलब शंकु के आकार का होता है, शाखाएं तिरछी होती है, पत्तियाँ सुई के आकार की होती है, जिससे वर्षा का जल, हिम जो होता है वह खिसक कर नीचे आ जाता है, ठीक है। और चलिए उसके बाद जो जंतु होते हैं उसका जो चमड़ी होता है वो बहुत मोटा होता है, त्वचा मोटी होती है, फर जो होता है उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। और उसके बाद पहाड़ी बकरी जो होते हैं उसके मजबूत खूर होते हैं ताकि वह ढालदार चट्टानों पर चल सके। घास स्थल के बारे में हम लोग शेर और किसके बारे में देखे थे, हिरन के बारे में। तो शेर और हिरन के बारे में हम लोग देखे थे कि क्या था, तो शेर को देखे थे कि वह सामने उसका मतलब कि आँख रहता है, ठीक है, ताकि वह दूर तक देख सके, ठीक है। जबकि हिरन का आँख कैसा देखे थे, तिरछा देखे थे, और वह यहाँ पर हम लोग शेर और हिरन देख ही लेते। तो हम लोग क्या देखे थे, शेर का आँख एकदम सामने है जिससे कि वह एकदम सीधा दूर तक अपने शिकार को देख सके, और हिरन का आँख जो है वो तिरछे तरीके से ताकि वो आसपास के एरिया को देख सके, ठीक है, कि कोई उसको मारने तो नहीं आ रहा है। उसके बाद शेर का हम लोग देखे थे उसका रंग जो है वह कैसा है, भूरा रंग का है, हाँ हल्का भूरा रंग का है, जिससे कि वह झाड़ियों में अगर छिप जाए तो पता न चले। उसके बाद हम लोग यह देखे थे शेर का तो यही था। उसके बाद पंजा देखे थे कि उसके आगे के पंजे में नाखून बहुत नुकीले और बहुत लंबे हैं, ठीक है। और हिरन में हम लोग देखे थे कि हिरन का जो दांत है वह बहुत मजबूत है ताकि वह टहनियों को खा सके, और कान बहुत लंबे लंबे हैं ताकि वह आसपास की मतलब गतिविधि को ध्यान रख सके, जिससे उसको पता चलेगा कोई शिकारी तो नहीं आ रहा है। चलिए, और वह तेज़ दौड़ता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं समुद्री जीव को, ठीक है। समुद्री जीव में क्या है कि पहले तो हम लोग यह जान ही चुके हैं कि ज़्यादातर समुद्री जीव जो है उसको धारा रेखीय शरीर होता है, ठीक है, जिससे उसे सुगमता से वह चल सकता है। लेकिन स्क्वीड और ऑक्टोपस जो है, यह ध्यान रखिएगा, स्क्वीड और ऑक्टोपस जो है उसके धारा रेखीय शरीर नहीं है। वह समुद्र की तलहटी में रहता है, और वह तलहटी में जब कोई चीज़ आता है तो उसको वह अपने शिकार को पकड़ लेता है। जब ऑक्टोपस को कहीं चल के जाना होता है पानी में तो अपना शरीर जो है वह धारा रेखीय बना लेता है, ठीक है। जल में श्वास लेने के लिए क्या जरूरी है, गिल, ठीक है। मछलियाँ को हम पढ़े थे गिल या क्लोम। लेकिन डॉल्फिन और वेल जो है उसके पास गिल या क्लोम नहीं है। उसके पास क्या है, नासा द्वार है और वात छिद्र है। कहाँ पर है, उसके सर पे है, ठीक है। इसलिए वो बीच बीच में क्या होता है, पनडुब्बी की तरह वो बीच बीच में ऊपर आता है समुद्री सतह पे, और आके वह जो नासा द्वार या वात छिद्र है उसमें से पानी गिरा देता है, और पानी गिरा के उसमें क्या करता है, हवा भर लेता है, ठीक है, और भर के फिर नीचे चला जाता है। और डॉल्फिन को आप उछल कूद करते हुए देखे ही होंगे। तालाब या झील का अगर हम बात करें तो तालाब और झील में जो यहाँ पर देख लीजिए पेड़ पौधा जो है उसमें से कुछ पेड़ उसका जो जड़ होता है वो बहुत ही छोटा जड़ होता है, ठीक है। वह उस जड़ का विशेष रूप से काम क्या होता है कि
वह ज़मीन से उसको पकड़ के रखे, ठीक है। उसका विशेष काम यही होता है। क्योंकि छोटा जड़ इसलिए है क्योंकि पानी आसपास तो है ही, पानी ही लेने के लिए वह बहुत नीचे जा रहा था। मरुस्थल में क्या था, पानी लेने के लिए वह बहुत नीचे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको बहुत नज़दीक में ही पानी मिल जा रहा है, क्योंकि वह समुद्री जीव है, या तालाब या जो में भी है, तो उसमें पानी तो खूब सारा है। उसके बाद उसकी पत्तियाँ जो होती है वो एक फीते की तरह होती है, ठीक है, इस तरह फीते की तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं, सॉरी यहाँ आप देख सकते हैं फीते की तरह है। तो इससे क्या हुआ, पानी के साथ ही वह मूव कर देता है। जैसे पानी जिस तरह लहर की तरह मूव करता है ना, उसी तरह पत्तियाँ भी मूव कर जाती हैं। या कुछ पौधे ऐसे, कुछ पत्ते ऐसे भी होते हैं, उसमें इतना विभेद होता है, इतना मतलब कि टूटा टूटा हुआ रहता है कि उसमें से पानी आराम से पार हो जाता है और पत्ते को कुछ नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए ये सब चीज़। मेढक के बारे में देखते हैं, ठीक है। मेढक तालाब में पाए जाने वाले जंतु है, और मेढक जो होता है वह जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, ठीक है। तो इसका पिछला पद जो होता है, यानी पहले पीछे का जो पैर होता है वो बहुत लंबा होता है और मजबूत होता है, ठीक है, ताकि वह छलांग लगा सके और शिकार पकड़ सके, ठीक है। उसके पश्च पद जो होता है जालायुक्त पदोंगुलियाँ होती है, जिससे वह तैरने में भी मदद मिलता है। उसके बाद हम लोग, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमारे आसपास के जीवन के बारे में सब देखे थे, जीव किसको कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे सभी जीव किस तरह के होते, भोजन की आवश्यकता होती है, सभी जीवों में वृद्धि होती है, वृद्धि परिलक्षित होती है, ठीक है। उसके बाद सभी जीव जो होते हैं श्वसन करते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी जीव क्या होते हैं, उद्दीपन की अनुक्रिया करते हैं। सजीवों में उत्सर्जन होता है, यानी कि मल मूत्र त्याग करना जो होता है, ठीक है। सभी जीव क्या होता है, प्रजनन करते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़े थे, इसमें और भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो हम आपको रिपीट करवा दिए। अगर आप पहले नोट नहीं किए हैं तो उसको फिर से नोट कीजिए बैठ के, और अगर आप साथ के साथ नोट किए तब तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए हैं तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, लिख लीजिए। थैंक यू।